जी गुड इवनिंग बेटा। ऑलरेडी अच्छे से मिल गया ना। तो आज का टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। चैप्टर के अंदर हमें तीन चीज पढ़नी है, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी एसिड एंड बेसिस, उसके बाद हम किस पे आएंगे, सॉल्ट्स के ऊपर आएंगे, एंड देन एसिड एंड बेस के बाद हम सॉल्ट्स के ऊपर आएंगे। लेकिन सॉल्ट से पहले हमें बहुत कुछ जानना है, जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एसिड एंड बेस की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि एसिड जो है वो फिजिकली कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, बेस जो होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर जाएंगे धीरे धीरे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड और बेस के बीच में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, एंड देन कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कितना वीक हो सकता है, अलग अलग सब्सटेंस के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग है, घातक है, कैसा है, हमारे पेट में एसिड कैसा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो पीएच क्या होता है ये भी हम जानेंगे। दिस इज ओनली अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन की क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देन जैसा कि बताया थर्ड पार्ट कौन है भैया, सॉल्ट्स है। तो पीएच ऑफ सॉल्ट्स देखेंगे कि सॉल्ट्स का पीएच क्या होता है। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि ना सॉल्ट्स का पीएच 7 होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्ट्स एसिडिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं और बेसिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। ऐसा कैसे होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारे सॉल्ट्स आपके सिलेबस में हैं। बात समझ में आ गई। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। ठीक है, होगा है। तो अब हम डिटेल्स में जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो डिटेल में जाएंगे तो सबसे पहली चीज है व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स। ठीक है, तो क्या होते हैं एसिड्स? एग्जैक्टली। हम सीधा डेफिनेशन पे अगर जाएं तो ऐसी चीजें जो पानी में घुलने पर H+ आयन देती हों, ऐसी चीजों को बोला जाता है एसिड्स। जैसे कि आपका ये जो नींबू है, ठीक है, कौन सा एसिड होता है इसके अंदर? सिट्रिक एसिड होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, all those substances are known as acids। अब अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स जो होते हैं वो सोर यानी कि खट्टे इन टेस्ट होते हैं, इस स्वाद में खट्टे होते हैं। और बेटा असली मजा तो खट्टे में, समझ रहे हो। अगर हम नींबू पानी पी रहे हैं और हमारे पास नींबू ही नहीं है तो क्या मजा। तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सोर इन नेचर। क्या देता है पानी में घुलने पर? H+ आयन देता है। और अगर हम किसी मेटल के ऊपर एसिड की बारिश करते रहें तो उस मेटल पर कोरोजन, जंग लग सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ ये जो चीज है इट टर्न्स ब्लू लिटमस टूल रेड। जैसा कि मैंने बताया था कि हम थोड़ी देर में इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स, तो इंडिकेटर्स के अंदर हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, ब्लू लिटमस है भैया, और दूसरा क्या होता है? रेड लिटमस। इनका कलर ही ऐसा होता है बेटा। छोटी सी शीशी में आते हैं, एक छोटी सी शीशी होती है, उस शीशी के अंदर अगर ये ब्लू कलर का है तो इसको ब्लू लिटमस कहेंगे, और यदि ये रेड कलर का है, तो क्या कहेंगे भैया? रेड लिटमस कहेंगे। ठीक है, ऐसी बात समझ में आ रही है। अगर ये रेड कलर का है तो कौन सा लिटमस है? रेड लिटमस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये एक तरह से इंडिकेटर्स हैं जो कि पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक। तो आई होप आपको ये चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना। अब हम बात करें कुछ एसिड्स की
एग्जांपल की तो HCl, H2SO4, HNO3, these are some example of acids। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये कैसे एसिड्स हैं तो ये एसिड्स हैं स्ट्रॉन्ग। कैसे एसिड्स है भाई? स्ट्रॉन्ग। और अगर हम बात करें वीक एसिड्स की तो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड जो अमरूद के अंदर पाया जाता है, लैक्टिक एसिड ये किसमें पाया जाता है? लैक्टो, यस, दही के अंदर। लैक्टोज से मैं समझाने वाला था कि दही के अंदर पाया जाता है। तो मैं पहले आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड। तो देखो बेटा ध्यान से, यदि मैं बोलता हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो देखिए हमारे पास एक कंटेनर है। क्या है? कंटेनर। और इस कंटेनर के अंदर मैंने ले रखा है H2O। क्या ले रखा है बेटा? H2O। ठीक है, दैट इज पानी। इसके अंदर मैं डाल रहा हूं 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है भाई, मैंने कितने डाले? 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो देखिए ये जो 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है, ये पानी में डालने पर कुछ इस प्रकार से टूट जाएंगे। अच्छा, ये 100 थे तो एक मॉलिक्यूल 2H+ प्रोड्यूस करता है। एक मॉलिक्यूल 2H+ प्रोड्यूस करता है, तो 100 मॉलिक्यूल कितने H+ प्रोड्यूस करेंगे? 200, है ना। एक मॉलिक्यूल एक SO4 प्रोड्यूस करता है, तो 100 मॉलिक्यूल कितने प्रोड्यूस करेंगे? 100। अगर कोई एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, पूरा का पूरा टूट जाए, अरे ले भाई साहब सारा का सारा खत्म, है ना, मिट गया, अगर ऐसा कोई एसिड है तो उस एसिड को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग। क्या बात समझ में आ गई? Those acids which dissociate completely when dissolved in water are known as strong acid। इसकी कड़ी में आपका HCl भी आ जाएगा, आपका HNO3 भी आ जाएगा। All these are strong acid। Is it clear? पक्का? आता कोई दिक्कत? तो वीक एसिड में क्या होता है सर? वीक एसिड में बेटा देखो क्या होता है। वीक एसिड मान लो आपने ले लिया एसिटिक एसिड, ये वीक एसिड है, ठीक है बेटा। और वीक एसिड के तुमने 100 मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए भाई साहब? 100 मॉलिक्यूल। अब 100 में से 95 ने मना कर दिया, हम तो नहीं टूटेंगे भाई, हम तो देशभक्त हैं, हम नहीं टूटेंगे। तो कितने टूटे? सिर्फ 5। तो अगर मैं बात करूं कि 5 मॉलिक्यूल ही टूटे, 5 मॉलिक्यूल ही टूटे, तो यहाँ पे कितने H+ बनेंगे? 5H+ और कितने CH3CO बनेंगे? 5 बनेंगे ना। पिछले वाले केस में कितने H+ बने थे? 200H+। इस वाले में सिर्फ कितने H+ बने? 5H+। तो जो एसिड ज्यादा H+ देता है वो स्ट्रॉन्ग कहलाता है, जो एसिड कम H+ देता है वो वीक कहलाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब मैं अगर आपको कहता हूं यू हैव लेमन, हैव यू हैव संतरा, व्हिच वन इज मोर खट्टा? लेमन। किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा? लेमन का। कौन H+ ज्यादा देगा? लेमन। अब बात करेंगे किसकी pH कम होगी? जो ज्यादा एसिडिक होगा, है ना। इसके बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में जाएंगे। तो इसकी pH कम होगी, इसकी pH कम होगी एज कंपेयर टू pH ऑफ संतरा। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया ये ज्यादा H+ देता है, तो जो ज्यादा H+ देगा उसकी pH कम होगी, वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये समझ में आ गई यहाँ तक बात? सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड। इज इट क्लियर? सब बहुत। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा हमारा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड। एक और नई टर्म है यहाँ पे कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं। चलो इसको भी समझ लेते हैं एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड? तो देखो हमारे पास हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है और मैंने उसमें बेटा H2SO4 भर लिया। क्या भर लिया? H2SO4।
ये लो, हमने इसके अंदर भर लिया है H2SO। दिस इज आवर H2SO4, प्योर, मतलब बोतल से निकाला फटाफट फटाफट भर। अब मान लो मैं गलती से किसी के ऊपर ये डाल दूं तो उसकी स्किन तो जल जाएगी ना, क्योंकि इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली और इसके अंदर मैंने इसको आधा पानी से भर दिया। किससे भर दिया मेरे बच्चों? पानी से। दिस इज वाटर। इतनी बात समझ में आती है? नाउ मैंने एक ड्रॉपर समझते बेटा, जिससे हम चीजों को सक करके बाहर निकालते हैं, मैंने एक ड्रॉपर से कुछ H2SO4 निकाला और इसमें डाल दिया। कुछ H2SO4 निकाला और इसमें डाल दिया। कितना डाला? थोड़ा सा, जितनी वॉल्यूम वाटर की है उससे थोड़ा। तो क्या अब इसमें एसिड है? क्या इसमें एसिड है? खतरनाक एसिड किसमें है? रेड वाले में। इसमें खतरनाक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमने साथ में क्या डाल रखा है? पानी। नहीं, हम यहाँ पर H2O नहीं बोलते, हम बोलते हैं पानी। क्या बोलते हैं? पानी। देखो, इसके पीछे एक बहुत ही भक्तिमय सॉन्ग छुपा हुआ है। वो सॉन्ग है पानी आली पानी प्याले। सुना है आपने? तो बहुत ही भक्तिमय सॉन्ग है, उसको हम जरूर देखते हैं। तो हम पानी को इज्जत देने के लिए क्या बोलते हैं? उसको पानी। आर गेटिंग माय वर्ड्स? तो जिस एसिड में पानी मिला हो, जिस एसिड में क्या मिला हो? पानी मिला हो, उस एसिड को हम कैसा एसिड बोलते हैं मेरे बच्चों? डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। और जिसमें ना मिला हो उसको कैसा बोलते हैं? कॉन्सनट्रेटेड। क्या बोलते हैं गरीबों? कॉन्सनट्रेटेड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड? दोज एसिड इन व्हिच वी हैव वाटर इन इट। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सनट्रेटेड? प्योर फॉर्म ऑफ एसिड, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं आता। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे, तुमने अभी तक सीख लिया व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेटेड एंड व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट एसिड, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो हमारे पास अगली जो चीज आएगी वो आएगी बेसिस, ठीक है? बेस। तो जिस तरह से एसिड H+ आयन देते हैं, उसी तरह से बेस क्या देते हैं मेरे बच्चे? OH- आयन देते हैं। इस आयन का नाम होता है हाइड्रोक्साइड आयन। क्या नाम होता है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है? अच्छा, कब देंगे? ऐसे नहीं देंगे क्या? एग्जैक्टली। जब हम बेस को पानी में मिलाएंगे, किसमें मिलाएंगे? पानी में मिलाएंगे, तो ये टूटेगा आयंस के अंदर, जैसे कैटायन और एनायन। अब इसमें ये आयन दिया है, इस वजह से ये क्या चीज है भैया? बेस है, ठीक है? इसको जब पानी में डाला तो ये आयंस में टूटा, OH- आयन आने की वजह से अब ये क्या है? बेस है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है? तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं पानी में डालने के बाद। इसमें अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो भैया ये कड़वे होते हैं। जैसे साबुन, सर्फ, गलती से नहाते समय अगर मान लो उनमें चला जाए तो बहुत कड़वापन लगता है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा कड़वा टेस्ट होता है। इवन लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत कड़वी होती है, वो भी बेस होती है, ठीक है? अभी मैंने लिटमस के बारे में बताया था, एसिड जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे जो ये बेस है ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, ठीक? ये हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखो, these substances are slippery, मतलब एक तरह से ना चिकने, है ना? जैसे साबुन होती है, चिकने होता है, थोड़ा पानी पड़ जाए तो और ज्यादा चिकने चिकने हो जाते हैं, ठीक है? सोपी इन टच, साबुन जैसी फीलिंग देते हैं। जब भी हम किसी बेस को टच करते हैं तो वो स्लिपरी होते हैं या सोपी इन टच होते हैं, ठीक है? सोप जैसी फीलिंग देते हैं, होते ही सोप में होते हैं। इसी तरह से आप बात करेंगे बेटा, पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो 4 पॉइंट यहाँ पे भी मैंने बताए कि इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH- देते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और इनका जो टेस्ट और इनका जो टच होता है वो स्लिपरी या फिर सोपी टाइप होता है, ठीक है? अभी मैंने एक क्वेश्चन पुट अप किया था टेस्ट के अंदर कि व्हाई मिल्कमैन ऐड सम बेकिंग पाउडर इन मिल्क। तो
तो एक बच्चे ने आंसर लिख दिया क्योंकि मिल्क जो है वो स्लिपरी होता है, उस स्लिपरी को हटाने के लिए हम बेकिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत आंसर था बेटा, अगर आप देख रहे हो तो देख लो, आपकी बात यहाँ भी चल गई है। तो इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसका क्या आंसर था। अब बात करते हैं फिर से स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड एल्केलीज। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आई है एल्केलीज, जो बेस से रिलेटेड है। स्ट्रॉन्ग बेस, जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई चीज कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है या सारे के सारे आयंस टूट जाते हैं तो ऐसे बेसिस को क्या बोला जाता है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर कोई बेस जिद पे अड़ जाए, मैं ना टूटेगा, है ना, मैं ना टूटेगा भाई, तो उस बेस को बोलेंगे वीक बेस, क्योंकि कुछ तो टूट जाएगा, कुछ नहीं टूटेगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? और इनका टूटना ही डिसाइड करता है इनका पीएच। जैसे अगर जितना ज्यादा OH होगा पीएच उतना ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा H होगा पीएच उतना नीचे आएगा। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? तो अगर मैं बात करूं NaOH और जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है और NH4OH की, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। ठीक है, लगभग इसका 13-14 के बीच में होता है, 14 के आसपास ही मान लो, इसका 11 के आसपास होता है, 10 के आसपास होता है। ठीक है, हाँ 10 और 11 के आसपास होता है। तो बेटा आपको इतनी बातें समझ में आ गई। इसमें अभी एक टर्म बाकी है एल्कलीज, तो चलिए एल्कलीज क्या होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कुछ बेस पानी में डालने पर पूरी तरह घुल जाते हैं, उनको बोला जाता है एल्कलीज। क्या बोला जाता है? एल्कलीज। वो बेस जो पानी में पूरी तरह घुल जाए, ठीक है, उनको बोला जाता है एल्कलीज, और जो ना घुले उनको एल्कलीज नहीं बोला जाता। जैसे इन दोनों में NH4OH एल्कलीज नहीं है, NaOH है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। जितने भी बेस ग्रुप 1 से बनते हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 एलिमेंट से बनते हैं बेटा, जैसे कि Na है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम या फिर फ्रेंशियम। ठीक है, शायद तुम लोगों को एक तरीका याद है क्या? H उसके बाद Li। देखिए हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, Li से शुरू करेंगे। हेलिना ने की रब से फरियाद, इसको याद करने का तरीका है। ये क्या चीज है बेटा? ये पीरियोडिक टेबल है जो तुम चैप्टर नंबर 3 में सीखते थे, बट सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा दिया। ठीक है, अब आपके 4 चैप्टर हैं, पहले 5 होते थे। और गेटिंग माय वर्ड्स, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको हम उनको आपको याद कराएं। तो जैसे आज मैंने ग्रुप 1 के बारे में बताया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। हेलिना ने की रब से फरियाद, इसका ट्रिक है याद करने का, जिसमें हम बेस बनाते हैं लिथियम से लेके फ्रेंशियम तक, और हमारे काम के कौन से होते हैं? Na वाले, जो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। ऑल दीज आर एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑल दीज आर एल्कली मेटल्स। अब देखो 2 क्वेश्चन बन गए। मेटल में पूछा जाएगा व्हाई दीज एलिमेंट्स आर एल्कली मेटल्स, तब क्या आंसर दोगे? क्योंकि सर जी ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इनका बेस क्या होता है? पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम कहें व्हाई दीज आर एल्कली बेस, फिर से वही आंसर, क्योंकि सर ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो बेस के रिगार्डिंग इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत? बेटा दुखी तो नहीं हो रहा ना? पक्का? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एसिड और बेस के बाद ये है उनके काम की चीज। भैया पता कैसे चले कि कोई चीज एसिड है या बेस है? तो एक बच्चा सोच रहा है फेंक के मारो, अगर सकिन जल गई तो एसिड है, अगर सकिन बच गई तो बेस है। ऐसा नहीं कर सकते भाई, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम कुछ केमिकल्स का, कुछ औजारों का इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? अरे हाँ या ना बोल। ठीक है, तो वो सब्सटेंस, 2 सब्सटेंस जो हमें ये बताते हैं कि whether the given substance is an acid or is a base by change its color or smell. Yes, 2 प्रकार के इंडिकेटर आएंगे, 2 प्रकार के। वैसे तो मैं सारे के सारे बताऊंगा जो लिखे हुए हैं। बेसिकली 2 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, या तो वो कलर चेंज करते हैं भाई, है ना, या फिर वो स्मेल चेंज करते हैं उस सब्सटेंस का।
और अगर कलर चेंज कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं कलर इंडिकेटर्स। यदि वो स्मेल चेंज कर रहे हैं तो उनको बोला जाता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आज टेस्ट में ये क्वेश्चन डाला गया था, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? तो दोज इंडिकेटर्स व्हिच चेंज देयर स्मेल, है ना, मतलब जैसे कि ऐसे लगाओ कि पहले अच्छी खुशबू आ रही थी और जैसे ही एसिड डाला स्मेल चेंज। तो उस चीज की गलती नहीं है, गलती उस एसिड की है। हमें पता लग गया इस पे एसिड डाला गया है, ठीक है। तो जो स्मेल चेंज करते हैं ऐसे इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और जो कलर चेंज करते हैं उनको बोलते हैं कलर इंडिकेटर्स। और गेटिंग माय वर्ड्स? अब ये जो इंडिकेटर्स हैं जो नेचर के अंदर हमें मिल जाते हैं, जैसे कि लिटमस, ये नेचर के अंदर मिल जाता है। रेड कैबेज, लाल गोभी, चाइना में बहुत ज्यादा मिलती है। हल्दी, प्याज, वेनिला है वेनिला आइसक्रीम, ठीक है। क्लोव, ये क्या चीज होती है पता करके आओ, है ना। तो बेसिकली दीज ऑल इंडिकेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर, नेचर के अंदर मिलता है, हम इसको हार्वेस्ट करते हैं और इनका काम होता है एसिड और बेस को बताने का। मैं आपको आगे जाके एक टेबल बनवाऊंगा जिसके अंदर मैं हर एक का एक्शन बताऊंगा कि अगर आपके पास ये है, इस पे एसिड डालोगे तो क्या होगा, ये है, इस पे एसिड डालोगे तो क्या होगा। ये एक्शन और उसकी जो टेबल है ना वो सीबीएसई में पूछते हैं भाई, ठीक है बेटा। इसके बाद अगली है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या ये बात समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इंडिकेटर्स? दोज इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है। अब भाई लाल गोभी या कोई भी गोभी फैक्ट्री में तो बनेगी नहीं, क्यों? जिस दिन बन गई तो समझ लो कलयुग आ चुका है, खत्म हो चुका है सब कुछ। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जैसे कि बताया वो इनको सब्सटेंस जो अपनी स्मेल या ओडर को चेंज करते हैं, जब उन पर कुछ एसिड या बेस डाला जाता है उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि प्याज, वेनिला और ये क्लोव। एक लास्ट सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? which are obtained from artificial substances, यानी कि केमिकल रिएक्शन से जो बनाए जाते हैं, जिसमें दो बहुत फेमस हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथलीन। मैं अगली क्लास में ये सारी चीजें आपको ला के दिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि देखो कैसे मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करता है, कैसे फिनोल्फथलीन कलर चेंज कर रहा है, उस पर एसिड या बेस डालने का। यदि बात समझ में आ रही? प्रैक्टिकली जब आप यहाँ पे करके देखोगे ना बड़ा मजा आएगा, क्यों बेटा? और जो चीजें आपसे घर पे पॉसिबल हो सके आप देख लिया करो, क्योंकि साइंस पढ़ने से ज्यादा एक्सपीरियंस करने की चीज होती है ना, समझ रहे? चलो आगे चले, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है वो है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स। यदि हम किसी मेटल, अब देखो मेटल भी कई प्रकार के होते हैं, रिएक्टिव मेटल, नॉन रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, जो कि तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगे। यदि किसी मेटल के ऊपर तुम एसिड को डाल देते हो, अच्छा खासा यदि कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने H2SO4 की रिएक्शन कराई जिंक मेटल के साथ, जिंक ग्रेनुल्स के साथ, तो बनेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जिंक मेटल को देखो, अभी ये एक्टिविटी शायद है यहाँ पे, ये रही, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास एसिड था, ठीक है। और ये है आपका वो एसिड, येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है। ये जो छोटे छोटे आपको मेटल्स के पीस दिखाई दे रहे हैं, ये जिंक, इसको हमने इसमें रखा हुआ है एक टाइट, इससे इसको बंद किया हुआ है कॉक से, और इसके अंदर से एक टेस्ट ट्यूब निकाल के हमने यहाँ पे रखी। अब हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि हमारा जो ये जिंक है ये डिसॉल्व हो गया इसके अंदर, और डिसॉल्व होके इसने क्या बना लिया भैया, ZnSO4। साथ ही साथ यहाँ से क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। इस हाइड्रोजन गैस के निकलने से ही हमने ये आइडिया लगाया कि भैया जिंक तो सल्फेट के साथ जा चुका है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस निकली, इसका पता हमें कैसे चलेगा? देखो, यदि हम कोई बर्निंग मैच स्टिक यहाँ पे लेके आएंगे तो ये पॉप साउंड के साथ प्रोड्यूस होगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। पॉप साउंड मतलब ऐसा होगा, है ना। अगर हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते और यहीं पे बर्निंग मैच स्टिक ले आते तो और भी अच्छे से, स्पीड से, तेज से पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होगा।
थोड़ा सा खतरनाक होता है, प्रिकॉशंस के लिए एक्सपेरिमेंट ऐसे किया जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये आपकी एक्टिविटी नंबर 1 है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। व्हाट हैपन व्हेन एसिड इज एडेड इनटू अ जिंक मेटल ट्यूब। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? आप वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई बात ना समझ में आए तो भैया ये पीपीटी आपको मिल जाएगी साथ में, उसमें से आप देख लेना। नेक्स्ट है आपके पास कैसे एसिड मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, तो पहले ये समझो कि मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट बनते कैसे। बेटा अभी अभी तुमने रिएक्शन करी कि मेटल प्लस एसिड क्या बनता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। अब मैं मेटल ले रहा हूं कोई भी, लेट्स सपोज मैं सोडियम ले रहा हूं, ठीक है बेटा, और मैं एसिड ले रहा हूं HCO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3 होता है। अच्छा मैंने H2CO3 क्यों लिखा? क्योंकि जो ये कार्बोनेट आयन है बेटा, कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी होती है -2, मतलब हमका तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। जब आप 11th क्लास में जाओगे और मुझसे स्ट्रक्चर समझोगे तब समझ में आएगा कि कैसे। कहो तो अभी बता देता हूँ, घबरा क्यों रहे हो। देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए, कितने बचे? आउटर मोस्ट वाले कितने बचे? 2। एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया। अब कार्बन तो खुश है, देखो भैया हमने तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन तुमको दे दिए हैं भैया। ऑक्सीजन को चाहिए थे 2, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये तो खुश है। अब ये ऑक्सीजन कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये ऑक्सीजन भी दूसरे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। इसीलिए फॉर्मूला क्या बना? H2CO3। H2CO3 बन गया। कई बात समझ में आ गई है ना? तो अगर मान लो मैं हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ये है भैया, है ना, थोड़ी देर के लिए हट जाए, थोड़ी देर के लिए हट गया। अगर ये थोड़ी देर के लिए हट गया तो इस पे कैसा चार्ज है? माइनस माइनस, इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ CO3 2। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट। तो फिलहाल मैं आपको बता रखा कि अगर मैं मेटल की रिएक्शन, सोडियम की रिएक्शन H2CO3 के साथ कराऊंगा, ये एक मेटल है, ये एक एसिड है, तो भैया क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा भैया, हाँ या ना बोल? तो सोडियम जो है वो इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा? Na2CO3 प्लस में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो ये बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। कभी कभी हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या हुआ? यहां से कितने हाइड्रोजन निकले थे? 2। लेकिन तुम जानते हो ना सोडियम कैसा मेटल होता है? रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव? वेरी रिएक्टिव, आग लगा देता है। इससे पहले कि दूसरा हाइड्रोजन निकल पाता, इसने ये कंपाउंड बना लिया, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये क्या था? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। इज इट क्लियर? तो अब हम देखो बेस बना देंगे, हमने एसिड को इसमें डाला, सोडियम में डाला। देखो सोडियम के साथ कितना हम कर रहे हैं, पहले सोडियम में डाले वीक एसिड, हाँ भाई सोडियम अपने आप को बढ़ाया, रिएक्टिव समझते हो, ये है ना। एसिड डाला सोडियम के अंदर, क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। अब देखो असली मजा तो अब है, ये समझ में आ गया? असली मजा तो अब है। अब कहते हैं अच्छा तू सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में बदल गया ना, हम तो अब भी नहीं छोड़ेंगे, अब तेरे अंदर फिर से एसिड डालेंगे और इस बार स्ट्रॉन्ग डालेंगे। तो देखो ये बनाया था हमने Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसमें क्या डाला? स्ट्रॉन्ग एसिड डाला। ठीक है, अब देखो ये कार्बोनेट था,
ये क्लोराइड था। देखो ध्यान से, सोडियम अब कहाँ जा रहा है, NaCl की तरफ जा रहा है। इसने CO3 निकाल दी, सोडियम अब किसके साथ चला गया, Cl के साथ, तो ये बना सॉल्ट, ये बनी वाटर और ये बना कार्बन डाइऑक्साइड। और समझे, यानी कि जब जब तुम मेटल कार्बोनेट में एसिड डालोगे तो बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से यदि तुम बाइकार्बोनेट में HCl डालोगे बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से ये देखो, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। ये वाला जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कैल्शियम से बड़ा प्यार करता है। कई जगह पे आपको कैल्शियम मिलेगा, अलग अलग फॉर्म में मिलेगा, मैं बताता जाऊंगा। और जब जब आता जाएगा ना, हम एक हार्ट बनाते जाएंगे कि एसिड और बेस का प्यारा चीज आ गया। ठीक है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये एसिड का दिल है और इसने कैल्शियम इस पे तीर मार दिया, तो कैल्शियम। लेकिन ये किस फॉर्म में है, CaOH ट्वाइस। इसका नाम क्या होगा, लाइम वाटर। क्या होगा, लाइम वाटर। और जैसे ही इसके अंदर तुम एसिड डालते हो, एक्चुअली में यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी अलग है, एसिड वाली नहीं है तो ये भी एसिड। अभी मैंने इसको बताया नहीं है कि ये एसिड कैसे है। ये एक नॉन मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड है। तो दिस इज बेस, दिस इज एसिड, बना हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर। इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, वाइट एसिड। ठीक है, तो कैल्शियम की दो चीजें देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ये पानी में घुल जाता है, ये पानी में नहीं घुलता। कहती बात समझ में आ गई। तो ये दूसरी रिएक्शन थी मेरे बच्चों। ठीक है, पहली रिएक्शन क्या थी, मेटल प्लस एसिड। दूसरी रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। कहती बात समझ में आती है सब बच्चों। ठीक है, तो इसके आगे की जो रिएक्शंस हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शंस, बेस की रिएक्शंस, वो हम अगली क्लास में देखते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आए।